आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और देश दुनिया की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के मामले में 13 साल बाद फैसला आया है और शेर सिंह राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के मामले में 13 साल बाद फैसला आया है और शेर सिंह राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि बाकी 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या के साथ साथ आपराधिक साजिश की धाराओं में भी शेर सिंह राणा को दोषी माना। दोषी ठहराए जाने के बाद शेर सिंह राणा ने कोर्ट में कहा कि जब बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया तो सिर्फ अकेले उसे ही दोषी क्यों माना गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले से आप सहमत नहीं हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में अशोक रोड पर सरकारी आवास के बाहर फूलन देवी को गोलियों से भून दिया गया था। तब वो समाजवादी पार्टी से सांसद थी। इस केस के मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा ने बाद में सरेंडर कर दिया। शेर सिंह राणा करीब 3 साल तक तिहाड़ में रहने के बाद 17 फरवरी 2004 को जेल से फरार हो गया था और बांग्लादेश भाग गया था। हालांकि 2 साल बाद यानी 2006 में दिल्ली पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक शेर सिंह राणा ने भेमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। फूलन ने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात जिले में भेमई गांव में ऊंची जाति के 22 लोगों को भून डाला। उधर फूलन हत्याकांड में शेर सिंह राणा को दोषी ठहराए जाने से भेमई के ग्रामीण निराश हैं। इन लोगों का कहना है कि शेर सिंह राणा निर्दोष है और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। वहीं फूलन देवी हत्याकांड में बाकी 10 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली पुलिस चुनौती देगी। पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी पाबंदी हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। ई रिक्शा पर रेगुलेशन को लेकर सरकार के हलफनामे के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अलग अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। अगली सुनवाई सोमवार को है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना ई रिक्शा को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन तीनों मुद्दों पर जब तक सरकार जवाब नहीं देगी ई रिक्शा पर लगा बैन खत्म नहीं होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत लाया जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से ई रिक्शा के रेगुलेशन पर जवाब मांगा था। ई रिक्शा पर केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट में दिया है उसके मुताबिक हर एक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नगर पालिका और ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के जरिए होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल सेल भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ड्राइवर के नाम पर होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइवर के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हलफनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फी बेहद मामूली रखी जाएगी। ई रिक्शा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की है। हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि ई रिक्शा की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे ही होगी और इसमें अधिकतम 4 यात्री सफर कर पाएंगे और 50 किलो तक की सामान ढोया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने अपनी तरफ से नियम कायदे बनाकर गाइडलाइंस हाईकोर्ट को सौंप दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब ई रिक्शा पर पाबंदी जल्द हट जाएगी। हमारा एक इसके बारे में जो सुझाव था वो कोर्ट को सबमिट किया है। उसके नियम भी हमने बनाए हैं। तो कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद मुझे लगता है कि फिर से ई रिक्शा शुरू होगी और इसमें कोई हर्ज नहीं। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसवंत सिंह कोमा में चले गए हैं और इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। उनके सिर में गहरी चोट लगी थी। कल रात को उनकी एक सर्जरी भी की गई। फिलहाल उनकी हालत में कोई सुधार नहीं। जसवंत सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। उनकी सेहत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है। जसवंत सिंह कल अपने घर में गिर गए थे जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें धौलाकुआं के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जसवंत सिंह के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही तमाम बड़े नेता उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी अस्पताल जाकर जसवंत सिंह का हालचाल
इस बीच जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और जसवंत सिंह की हालत के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी मानवेंद्र से फोन पर बात की। राजनीति को परे रखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जसवंत सिंह को देखने के लिए आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने जसवंत सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की। जसवंत सिंह की नाजुक हालत की खबर से उनके गृह जनपद बाड़मेर में गम का माहौल है। जसवंत सिंह के समर्थकों ने यहां के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर शिव मंदिर में हवन और यज्ञ कर उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। सचिन तेंदुलकर, रेखा जैसे सेलिब्रिटीज सांसदों में संसद न आने की जो परंपरा है, गायब रहने का मामला है, वो राज्यसभा में गूंजा। सीपीएम सांसद पी राजीव ने ये सवाल उठाया और पूछा कि क्या इन सांसदों ने राज्यसभा से गैर हाजिर रहने के लिए अर्जी दी थी। Some of the celebrity members are continuously No, that you raised earlier. Most of the nominated Why you members raise are again? contributing significantly. Whether they submitted leave application properly No, to the no. House. Listen. That was the question. राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने इस बारे में जवाब दिया और कहा कि चूंकि सचिन और रेखा 60 दिन तक संसद से गायब नहीं है, इसलिए संवैधानिक नियम कायदे के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। The absence of Sri Tendulkar is around 40 days at present. The absence of Mrs. Rekha is less than that. In both these cases, there has been no violation of the constitutional provisions. उपसभापति पीजे कुरियन ने बताया कि राज्यसभा के नामित सांसद सचिन तेंदुलकर 2012 में शपथ लेने के बाद राज्यसभा में सिर्फ 3 दिन ही आए और आखिरी बार वो दिसंबर 2013 में राज्यसभा की कार्रवाई में शरीक थे। Sri Sachin Ramesh Tendulkar, who has been nominated to Rajya Sabha in April 2012, has so far attended the sittings of the Rajya Sabha for 3 days. Last time he attended the sitting on 13/12/2013. सचिन के मुकाबले रेखा का रिकॉर्ड कुछ बेहतर है। राज्यसभा में उप सभापति पीजे कुरियन ने बताया कि 2012 में सांसद नामित होने के बाद रेखा 7 बार राज्यसभा आई और आखिरी बार वो फरवरी 2014 में संसद आई थी। Ms. Rekha, who has been nominated to Rajya Sabha again in April 2012, has so far attended the sittings of the Rajya Sabha for 7 days. Last time she attended the sitting on 19/2/2014. सचिन रेखा के संसद में नहीं आने पर मचे हंगामे के बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि रेखा अगले हफ्ते सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती है। राज्यसभा के मनोनीत सांसद जावेद अख्तर ने संसद नहीं आने पर सचिन रेखा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यता कोई ट्रॉफी नहीं है कि लेकर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इन्हें संसद जरूर आना चाहिए। कोई मेंबरशिप जो है कोई ट्रॉफी थोड़ी है कि आप लेके चले गए। ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक प्रिविलेज है कि आप कुछ कहें कुछ करें। अच्छी बात नहीं है कि ना आना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि सचिन क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब संसद के लिए भी समय निकालना चाहिए। समझता हूं कि जब क्रिकेट खेलते थे सचिन तो प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़ते थे और अब तो छूट गई है, क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए। मैं समझता हूँ जिम्मेवारी सबको निभानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सचिन और रेखा का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे सांसद हैं जो सदन में नहीं आते हैं, लेकिन सचिन और रेखा का ही नाम उछाला जाता है। रेगुलरली अटेंड इनको करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेलिब्रिटी सब इनको जानते हैं इसलिए बात करते हैं। तमाम सदस्य ऐसे हैं कि जो हैं सदन के सदस्य लेकिन बहुत कम आते हैं, उन्हें चूंकि कोई जानता नहीं। ओडिशा में सैलाब का जबरदस्त कहर टूटा है। राज्य के 1,500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 3 अगस्त से ही ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। बारिश में हजारों हजार की तादाद में घर ध्वस्त हो गए और कई मकान पानी में समा गए। इस बाढ़ के चलते करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के चलते कई गांव घर पानी में डूब गए हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। कमर भर पानी में डूब कर लोग घर को अपने संजोकर उसका साजो सामान लेते हुए दूसरी जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में काफी संख्या में लोग भी फंस गए, जिन्हें प्रशासन बोट्स के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। अब तक करीब 1,40,000 लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ से बेहाल हैं। बारिश की चपेट में आने से भारी तादाद में जानवर भी बह गए हैं। लोगों के सामने संकट ये है कि खुद को संभालें या फिर इन जानवरों को। ओडिशा में महानदी समेत कई नदियों में हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि हीराकुड डैम में भी जलस्तर काफी बढ़ जाने से 47 गेट खोल दिए गए हैं और हीराकुड डैम से छूटा पानी पास के गांवों में कहर बरपा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा लिया। दौरा करने के बाद सीएम ने माना कि बाढ़ के चलते कई जिलों की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने प्रभावितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीजू जनता दल के सांसद जय पांडा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री और राशन बांटा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। 5 गांव बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। वहीं नाहन के सतीवाला गांव में एक कार बारिश में बह गई, जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे। सिरमौर और नाहन में बादल फटने के बाद भारी बारिश और जमीन धंसने से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल में बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश के चलते कई किसानों मकानों के साथ साथ सड़कें भी तबाह हो गई हैं। अब मलबों को हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा है। उत्तरकाशी के कामरा गांव में बादल फटने के बाद 6 लोग फंस गए, जिन्हें रस्सी के सहारे एक-एक कर बाहर निकाला गया। बादल फटने की खबर मिलने के बाद फौरन ही रेस्क्यू टीम कामरा गांव पहुंच गई और पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। हिमाचल के सिरमौर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते नेशनल हाईवे 72 तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में एक गाड़ी दब गई, जिसमें कई लोग सवार थे। प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। राजस्थान के केकड़ी में भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा है और 3 लोग बह गए हैं, जिनमें से एक ने बाढ़ के पानी के बीच एक बड़े पत्थर को पकड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पत्थर पर ही बैठ गया। वो पत्थर से हटने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। इसका एक और साथी बाढ़ के पानी के बीच बने पत्थर के पिलर पर चढ़ गया। चारों तरफ बाढ़ का पानी था और बीच में बने पिलर पर यह शख्स फंसा हुआ था। बहाव इतना तेज था कि ना ये शख्स यहां से कहीं जा रहा था और ना कोई इस तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पा रहा था। बाढ़ के पानी के बीच फंसे इस शख्स के बारे में स्थानीय लोगों ने तुरंत ही प्रशासन को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सदस्यों ने एक बड़ी रस्सी की मदद से पत्थर पर बैठे इस शख्स को धीरे धीरे करके सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद बारी आई बाढ़ के पानी के बीच पिलर पर शरण लिए अगले शख्स की। रेस्क्यू टीम ने उसे भी पिलर से नीचे उतरने को कहा, फिर धीरे धीरे रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए। राजस्थान के पाली जिले में 2 दिन से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पाली शहर के बीच निकलने वाली बांडी नदी में हैदर कॉलोनी को जोड़ने वाले पुल पर करीब 1 फीट पानी बह रहा है। पाली में लगातार हो रही बारिश से यहां की कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान के धौलपुर में कोटा बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार कर गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीते 24 घंटे से हुई बारिश ने हालात काबू से बाहर कर दिए हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी से नारायणी नदी उफान पर है। महाराष्ट्र के इंदापुर में सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल पर स्याही फेंक दी गई। दरअसल धनगढ़ समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर इंदापुर में प्रदर्शन कर रहे थे। सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल पर जब स्याही फेंकी गई, उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। स्याही उन पुलिस अधिकारियों की वर्दी पर भी जा गिरी। जम्मू कश्मीर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी का चुनाव निशान दिखाकर आचार संहिता तोड़ने के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई।
जांच एजेंसी ने कहा है कि मोदी ने पोलिंग बूथ के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में 3E पर फोकस रहेगा। 3E मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी। 15 अगस्त को लाल किले तक पहुंचाने के लिए डीटीसी ने अपनी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। इस बारे में डीटीसी ने 350 बसों का बेड़ा तैयार किया है। दिल्ली में रेल भवन के बाहर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। बेड़ा तैयार किया है। दिल्ली में रेल भवन के बाहर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, राखी बिडलान के साथ जनवरी में धरने पर बैठे थे। विपक्ष नेता पद को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक वकील ने अर्जी दी थी कि नेता विपक्ष के लिए लोकसभा में 10% सीट की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने समाजवादी पार्टी को संसद भवन से कमरा नंबर 126 खाली करने को कहा है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त सांसदों की संख्या नहीं है।